नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। बहुत समय पहले की बात है। वैभव नगर राज्य में शांतिपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक चमार जाति का छोटा सा परिवार रहता था। उस समय इन छोटी जातियों के प्रति बड़ी जातियों के लोगों का क्या व्यवहार था, उस समय उस चमार परिवार की भी दशा वही थी। उस चमार परिवार में एक बहुत सुंदर लड़की का जन्म हुआ। वह इतनी सुंदर थी कि बचपन से ही उस पर सभी मोहित थे। उसकी सुंदरता के साथ उस लड़की का नाम पड़ा रूपवती। लोग अब उसको रूपवती के ही नाम से जानने लगे। रूपवती बहुत सुंदर थी, लेकिन गरीब घर में सुंदरता वरदान नहीं, अभिशाप होती है। रूपवती के लिए सुंदरता अभिशाप ही बन गई थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजरें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी थी। रूपवती के माता पिता सहित 2 भाई थे। एक भाई का नाम था सरोज, दूसरे का नाम माधव था। यह दोनों भाई अपनी बहन रूपवती के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नजर को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। गांव वालों से रूपवती की आबरू बचाने के लिए उसके माता पिता ने बालपन में ही रूपवती का विवाह करा दिया। रूपवती अपने पति के साथ अपने पति के घर चली गई, लेकिन रूपवती का विवाह सफल नहीं रहा। ससुराल में कलह होने लगा। रूपवती का अपने पति से झगड़ा हुआ, वापस अपने मायके चली आई। अब लोना लगभग 26 साल की युवती हो गई थी। वह विवाहिता तो थी, लेकिन पति को छोड़कर अपने गांव में रह रही थी। छोटी जाति की थी, गरीबी में पल बढ़ रही थी। यौवन भी थोड़ा आ चुका था। ऐसे में गांव वालों की नजर खराब हो जाए तो उस समय के हिसाब से कोई संदेह वाली बात नहीं है। और हुआ भी वही। उस गांव के लोगों ने रूपवती के ऊपर अपनी अपनी गंदी नजर डालना शुरू कर दिया। उसी गांव में एक दबंग 5 ठाकुरों का परिवार रहता था। जिस परिवार में 5 पुरुष थे, इसीलिए वह 5 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। उसी 5 ठाकुर खानदान से एक लड़का रूपवती के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का निमंत्रण दिया, लेकिन रूपवती ने इनकार कर दिया। रूपवती के मना करने से क्रोधित ठाकुर लड़के का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि हमें यह लड़की मना कैसे कर रही है। बात ठाकुर घराने की इज्जत की थी। फिर ठाकुर खानदान के सभी लोगों ने बारी बारी से रूपवती को अपने दरवाजे पर नंगा कर बलात्कार किया। रूपवती अभी अधयुवा थी, अभी उसका यौवन पूरी तरह परिपक्व भी नहीं था। तभी उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी भरी घटना घट गई। तब न ही कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट था, न संविधान, न ही राजा के पास ऐसी घटनाओं की सुनवाई के लिए समय था। उस समय ज्यादातर राजा महाराजा भी तो छोटी जातियों की लड़की औरतों का शोषण ही करते थे। राजा ऐसी मामलों की सुनवाई करता भी था तो जीत बड़ी जातियों की होती थी। रूपवती की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा। किसी ने उन 5 ठाकुरों की तरफ उंगली उठाने की सोच भी नहीं रखी। युवा अवस्था का जोश ऐसा होता ही है कि आदमी कुछ भी कर गुजरता है। रूपवती ने ठान लिया कि अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला जरूर लेगी, लेकिन रूपवती के सामने बदला लेने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी रूपवती को पता चला कि चित्रकूट में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो तंत्र विद्या सिखाते हैं, जिनका नाम भैरवनाथ था। उनके बारे में रूपवती ने तरह तरह की कहानियां सुनी थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार जोरों पर था। कोई भी सिद्ध तांत्रिक कोई भी मनुष्य को एक बार सिद्ध कर अपने नाम से बांध दे तो उसे सिद्ध तांत्रिक कहा जाता है, और उसके सिद्ध मंत्रों की सिद्ध अन्य कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से उसके नाम मात्र का स्मरण कर प्राप्त कर लेता है। उस समय तांत्रिकों का प्रचार प्रसार जोरों से था। रूपवती ने भैरवनाथ के बारे में सुना कि वे तंत्र विद्या में अभूतपूर्व महारत हासिल है। रूपवती को बाबा भैरवनाथ की कहानी दिमाग में बैठ रही थी। एक दिन रूपवती बाबा भैरवनाथ से मिलने के लिए बिना किसी को बताए घर से चित्रकूट के लिए निकल पड़ी। रूपवती अपने गांव शांतिपुर से पैदल ही अपने को बचाते बचाते उस बाबा की तलाश पूरी करके बाबा भैरवनाथ से मिली। बाबा भैरवनाथ से मिलने पर उसने बाबा को प्रणाम किया और अपनी आप बीती सुनाई और पूछा, बाबा मंत्र सिद्धि होती है, मुझे भी शब मंत्रों को सिद्ध कर योगिनी बनना है। बाबा ने सोचा इतनी कम उम्र में यह लड़की इतना कठिन साधना की बात कर रही है। बाबा भैरवनाथ को रूपवती की पीड़ा का अनुमान नहीं था। रूपवती का बालपन देख बाबा भैरवनाथ ने कहा, तुम अभी इस लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें इन मंत्रों के बारे में नहीं बता सकता। तब रूपवती ने कहा, मुझे अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए तांत्रिक विद्या की सिद्धि प्राप्त करनी ही है। फिर भी बाबा भैरवनाथ ने तंत्र विद्या देने से मना कर दी। रूपवती के मन में बदले की आग धक रही थी। रूपवती की एक ही जिद थी, अपने ऊपर हुए अत्याचार 5 ठाकुरों द्वारा सामूहिक बलात्कार का बदला बलात्कारियों से। बदला लेने का कोई और मार्ग नहीं था।
योगियों में पंचकर्म की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी, यानी साधना के दौरान निद्रा, नशा आदि से परहेज नहीं करते, तब भी मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। बाबा भैरवनाथ ने रूपवती को तंत्र विद्या देना प्रारंभ किया। बाबा भैरवनाथ बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक थे। रूपवती ने धीरे धीरे संपूर्ण तंत्र विद्या प्राप्त कर ली थी। गुरु गुण ही रह गया, चेली सिद्ध तांत्रिक हो गई। रूपवती अपने गुरु बाबा भैरवनाथ से अधिक तांत्रिक सिद्ध हो गई। फिर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा से देकर आशीर्वाद लेकर अपने गांव शांतिपुर चली गई, लेकिन इस बार वापसी अपने पूर्ण शरीर से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से गई। वैभव नगर का शांतिपुर गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ था और अंधकार सर्वत्र व्याप्त था। ऐसे में उस गांव के 5 ठाकुरों के खानदान का वह बेटा, जो पहले रूपवती के साथ बलात्कार किया था, अपने कमरे में चारपाई पर सोया अपनी नींद पूरी कर रहा था। नींद में ही अचानक उसे एहसास हुआ कमरे में कोई है। उसने करवटें बदली, फिर सोचा कोई नहीं, बस भ्रम है। आंखें मूंद झपकी लेते सोना चाहा, फिर ऐसा लगा जरूर कोई है। तब अपने रजाई में से अपनी गर्दन बाहर किया और सामने जो देखा देखकर भय के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दांते किटकिटाना वाली ठंड में उसके शरीर पसी सीने से लटपट होने लगा। सामने सुसज्जित आभूषणों में वही लड़की खड़ी थी जिसका अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कुछ सालों पहले सबसे पहले बलात्कार किया था। वह लड़की मुस्कुरा रही थी, आभूषणों से सुसज्जित सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही थी, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसा भी दिख रहा था जो उस लड़के के तन मन में सिहर पैदा कर रहा था। उस लड़के के मन में डर की एक लहर रीढ़ की हड्डी में बैठती जा रही थी। ठाकुर का वो लड़का अचानक रजाई से बाहर निकलकर गर्मी के मारे अपनी कपड़े खोलकर फेंकने लगा। कपड़ा खोलते खोलते पूरी तरह से नग्न हो गया। नग्न होकर बहुत तेज बार बार चिल्लाना शुरू किया, मुझे क्षमा करो। फिर ऐसा कहते हुए वह लड़का अपने घर से निकल गांव की गलियों में सर पटकर भागने लगा। वह गांव कृषि प्रधान था। भले ही जाड़े की वह प्रातः काल का समय था, लेकिन लोग अपने अपने घरों में जग चुके थे और अपने कार्य में लग रहे थे। जैसे ही उस लड़के की चिल्लाने का आवाज उस गांव की गलियों में भागते हुए गूंजने लगी थी, लोग उसकी आवाज सुनकर अपने अपने घरों से निकल उसके पीछे दौड़ने लगे थे। वह लड़का बेतहाशा दौड़ता जा रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। भागते भागते गांव के बाहर एक मैदान में जा खड़ा हो गया, जहां गांव के लोगों की भीड़ उसके पीछे उमड़ पड़ी। लड़का फिर चिल्लाना शुरू किया, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझसे हुई गलतियों को क्षमा कर दो। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां उस लड़के के पास कोई किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ उस लड़के को रूपवती दिखाई दे रही थी, जो बहुत भयानक रूप ले उसे जान से मारने पर तुली थी। लड़का अब एक जगह खड़ा हो गिड़गिड़ा रहा था, रूपवती मुझे माफी दे दो। उस लड़के का पूरा शरीर उतनी ठंड में पसीने से लथपथ था और लोगों का ठंड के कारण दांत किटकिटाना थम भी नहीं रहा था। धीरे धीरे सभी का मन भय से व्याप्त हो गया, क्योंकि वह लड़का जिस रूपवती का नाम ले रहा था वह उसी गांव की लड़की थी, किंतु कुछ सालों से उसका कोई अता पता नहीं था। कुछ देर बाद वह लड़का हवा में उठा और उसकी गर्दन टगने लगी, वैसे जैसे फांसी की सजा दी गई हो, लेकिन वहां ना कोई रस्सी दिखाई दे रही थी और न कोई सहारा। फिर कुछ समय वैसे ही वो लड़का ऊपर हवा में झूलता रहा और कुछ समय बाद जमीन पर धड़ाम से गिरा, जिसका प्राण पखेरु उड़ चुका थे। वहां इकट्ठे गांव के लोगों में डर की लहर दौड़ने लगी थी। सभी अपने अपने घरों की तरफ तेज तेज कदमों से वापस भागने लगे। उन सभी के जुबान पर एक फुसफुसाना था। वहां पीछे पीछे पहुंचे घर वाले लड़के को उठा धर लाए और उसकी अंतिम संस्कार कर दिया। अब धीरे धीरे रूपवती ने अदृश्य रहकर दबंग उस 5 ठाकुरों का, जो परिवार कहा जाता था, को ऐसे ही मौत की घाट उतार दिया। उन ठाकुरों के खानदान से कोई घर में दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। अपनी तंत्र विद्या से रूपवती अपने पर हुए अत्याचार, सामूहिक बलात्कार का बदला लेकर शांत हो गई। 5 ठाकुरों के खानदान को मारकर अपनी प्रतिशोध पूरा कर लिया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।